ये कहानी उस लड़के की है जो अपने बुरे हालातों से गुजरकर एक सबसे ताकतवर और पावरफुल लड़का बन जाता है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब तक जो भी हुआ है उन सब से जिहिंसू काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसके साथ तो बहुत कुछ बुरा हुआ है और जब से दुनिया में टॉम्ब अपीयर हुए हैं तब से उसने बहुत बुरा टाइम देखा है। लेकिन उस डंजन वाले सांप और चिड़िया, उस लालची वॉन की जानलेवा साजिश और अपनी मौत को बिल्कुल अपने सामने से देखना, इन सब से जिहिंसू अंदर तक हिल गया था। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसका रीजन तो उसे नहीं मालूम, लेकिन जो हो रहा है वो उसके फायदे के लिए ही है, क्योंकि अब वो सभी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके उनके मालिक होने का क्लेम कर सकता है। पर तभी वहाँ खड़ी लेडी उसको धमकाने लगती है, क्योंकि वो पुलिस वालों और बाकी लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा था। ये लेडी उस लड़के की माँ है जिसके साथ जिहिंसू ने मारपीट की थी। उसका कहना है कि अगर ज़्यादा मारपीट करने से उसके बेटे के हाथ पैर टूट गए होते तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए वो लेडी चाहती है कि या तो जिहिंसू सेटलमेंट के पैसे भर दे या फिर वो खाली पीली जेल में चला जाए। जिहिंसू जब उनकी बातों पर ध्यान देता है तो वो कहता है कि उसे अभी भी याद है कि उस लड़के ने पहले उसको छेड़ा था और वो उसे परेशान करने से बाज नहीं आ रहा था। इसलिए जिहिंसू ने तो बस उसे थोड़ा धक्का दे दिया था और इसी बात का बतंगर बनाकर लड़का उसको पुलिस स्टेशन में ले आया। फिलहाल जिहिंसू के पास पैसे नहीं हैं और उसे याद है कि पिछली बार उसने अपने घुटनों पर बैठकर उस लेडी से विनती की थी कि वो कोई बीच का रास्ता निकाल ले, लेकिन वो लेडी नहीं मानती। तो जिहिंसू अपने आगे के काम का प्लान बनाते हुए सोचने लगता है कि वो उन ऑब्जेक्ट को निकालेगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो इतने अच्छे हथियार नहीं हैं। और जब वो लेडी उसको फिर से इग्नोर करते हुए देखती है तो गुस्से में जिहिंसू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिहिंसू उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है। जिहिंसू को भी यकीन नहीं होता कि इतनी फुर्ती तो उसमें कभी नहीं थी। जिहिंसू खुश होता है कि उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। उस लेडी को शांत करवाते हुए जिहिंसू कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और सारी गलती उसके बेटे की ही है। पर तभी उसका बेटा चौड़ा होकर आता है और जिहिंसू को पंच मारने की कोशिश करता है। उसके पंच को रोकते हुए जिहिंसू उसको जमीन में दे मारता है। ये देखकर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और समझने लगते हैं कि ये तो कोई प्रोफेशनल मुजरिम है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी जेल में डालो। और अब तो वो लेडी भी सेटलमेंट करने को राजी नहीं होती और केस डालकर जिहिंसू को अंदर करवा देती है। जिहिंसू जल्दी से उन ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना चाहता है, नहीं तो दुनिया में वही कानून बन जाएगा और ये हाथ आया मौका फिर से निकल जाएगा। लेकिन एक बात जिहिंसू को अच्छी लगी कि अब वो फाइट कर सकता है। पर तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन बार खुलता है जिसे देखकर जिहिंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये चीज़ पहली बार देखी थी। लेकिन उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उस चिड़िया ने ही किया है, इसलिए वो उसे इधर उधर पुकारने लगता है। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन खुलता है जिसमें लिखा था कि जिहिंसू अपने 3 फीट की दूरी तक हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज कर सकता है। ये देखकर जिहिंसू को उस चिड़िया पर फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि उस चिड़िया ने उसके साथ मजाक किया है और उसकी ज़िंदगी को एक गेम जैसा बना दिया है। उसकी हरकतों से एक आदमी परेशान हो जाता है और उसको शांत रहने को बोलता है। जिहिंसू देखता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि वो 3 फीट की दूरी में सब कुछ देख सकता है और ये स्किल उसके बहुत काम आने वाली है। फिर जिहिंसू देखता है कि वहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, तो उसे समझ आता है कि वो गेम के दिए टास्क पूरे करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही उसकी ताकत इंक्रीज होती रही तो जिहिंसू को उस आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि उस चिड़िया ने उसकी मदद क्यों की, क्योंकि आमतौर पर तो कोई भी रिलाइक किसी भी इंसान की मदद नहीं करता। पर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई जियोनवू किम आता है और उसकी बेल करवा देता है। वैसे ये बंदा सच में जिहिंसू का भाई नहीं है, बल्कि जब जिहिंसू आवारा
घूम रहा था तो किम ने जुहिनसू को अपने पास रख लिया और एक छोटे भाई जैसा प्यार किया। तब से किम जुहिनसू के लिए एक बड़े भाई जैसा बन गया। रिलाइक वाली बात को कंफर्म करने के लिए जुहिनसू पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में कोई सुपरनेचुरल पावर का कोई मामला सामने आया है, लेकिन किम साफ मना कर देता है। इसके बाद किम जुहिनसू को घर भेज देता है और अपने काम पर चला जाता है। जुहिनसू सोचने लगता है कि अब तो कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया होगा, तो उसने अभी तक कोई बड़ा मामला क्रिएट नहीं किया है और ना ही फिलहाल कोई ऑब्जेक्ट यूजर सामने आया है। तो यही टाइम जुहिनसू के लिए सबसे बेस्ट है। कैलकुलेशन के हिसाब से अब ज्यादा ऑब्जेक्ट अमेरिका या यूरोप में ही निकले होंगे, लेकिन वहां तक जाने के लिए जुहिनसू के पास पैसे नहीं है और उनका जुगाड़ कैसे करना है, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए जुहिनसू रास्ते से जा रहा था। तो वहां पर उसके सीनियर आते हैं जहां पर जुहिनसू काम करता है। वो बंदे लोग बहुत ज्यादा हरामी थे और जुहिनसू को जूनियर समझकर उसे परेशान करने आए थे। तो जुहिनसू इस बात को सोचकर खुश हो जाता है कि अब उसके पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि बकरे आ गए हैं कसाई के पास कटने के लिए। ये सोचकर जुहिनसू अपने चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल लाता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या जुहिनसू उन बदमाशों को पीट कर उनकी नानी याद दिलाएगा या उसको किसी और ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।